अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, वो एपिसोड जिसका आप सबको रहता है बेचैनी से इंतज़ार। जी हाँ, नावल की लास्ट एपिसोड। प्रीवियस एपिसोड का ड्यूरेशन इसीलिए कम था कि ज़्यादा पेज जो है वो बाकी नहीं थे और कहानी भी ऐसे मोड पर ख़त्म करनी थी जहां आप लोगों के लिए तजस्सुस जो है वो बाकी रहे। अगर मैं कहानी का अगला हिस्सा थोड़ा सा और रिकॉर्ड कर देती तो फिर बाकी कुछ नहीं बचना था दूसरी एपिसोड में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा तजस्सुस में मुब्तला रखूँ। और ये था कि जनाब दूसरे चैनल का नावल जो है वो मुकम्मल हो चुका था, तो उसके लिए अभी मैंने कोई अगला नावल जो है वो मुंतखब नहीं किया। सोचा कि क्यों ना 2 एपिसोड तो डेली रिकॉर्ड करती ही हूँ। आज उस चैनल की एपिसोड नहीं है तो इस चैनल के लिए 2 एपिसोड एक साथ कर देती हूँ। ये नावल भी इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह दोनों चैनल पर एक साथ कोई नया नावल जो है वो शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इंतखाब तो नहीं किया है नावल का, लेकिन इंशाल्लाह मैं ब्रेक लूँगी 2 से 3 दिन का और इस दौरान आप लोगों ने जो फरमाइशें की हुई हैं वो देखूँगी और उनमें से जो मुनासिब लगेगा वही नावल जो है वो आगे शेयर करूँगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल की लास्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है ज़ुनैरा ने। नावल का नाम है शाम रंग स्याह। मुसन्निफ़ा है एमल रज़ा और अब आप सुनेंगी इसकी आखिरी किस्त। सुर्ख रेशम का थान सबीन के हाथों उस मुलायम मुजस्मे पर से फिसलता चला गया। अंदर से जो शाहकार निकला था उसने तमाम लोगों को मबहूत कर दिया था। सहाफ़ी अलर्ट हुए और सबीन और मुजस्मे दोनों की तस्वीर बनाने लगे। क्लिक क्लिक की आवाज़ और फ्लैश लाइट की रोशनी में मुजस्मे के पास खड़ी सबीन मुस्कुरा रही थी। उसका लिबास, उसका हेयर स्टाइल, उसका मेकअप, ज्वेलरी और सबसे बढ़कर उसका अंदाज़ आज के ख़ास दिन के लिए सब बेहद ख़ास और दिलकश था। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस कदर रश था कि वो कॉन्फ्रेंस कम और कोई जलसा ज़्यादा लग रही थी। सहाफ़ियों के अलावा एडम के मदाह भी अनगिनत तादाद में वहाँ मौजूद थे, जिनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों और मुसलमानों की थी। एडम बिलाखिर मुसलमान हो रहा था, एक लड़की के हाथों, और इससे भी बड़ी बात एक लड़की के लिए भी। कैमरों के फोकस दोनों पर थे, वो उनकी एक एक जुम्बिश को नोट कर रहे थे। एडम ने स्याह पैंट कोट पहन रखा था जिसमें वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद लड़कियों के दिलों पर बम गिरा रहा था। लड़कियां सबीन को रश्क से देख रही थीं जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर आज बड़ी अलवही किरणें फैली थीं। एडम भी खुश था, सबीन उसके पहलू में मौजूद थी। सारी ज़िंदगी के लिए वो खुश कैसे ना होता। बिलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ था। माइक और लाउड स्पीकर्स को खोल दिया गया था। सहाफ़ियों के सवालात का सिलसिला एडम के मुसलमान हो जाने के बाद का तय किया गया था। मैं जो कहूँगी तुम्हें मेरे पीछे कहना होगा एडम, सबीन ने कहा। एडम ने हल्के से सर हिलाया। वो जानता था कि उसे क्या कहना है। कलमे के हरूफ उसे बहुत अच्छे से आते थे। कहो, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं एडम राहिल नहीं डॉन पीटरसन हूँ। कि मैं एडम राहिल नहीं डॉन। एडम ने चौंक कर सबीन की तरफ देखा। सबीन भवें उचकाकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में तंज ही तंज था। कहो, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं दुनिया का बहरूपिया तरीन इंसान हूँ। राहिल का नाम अपने साथ लगाकर मैंने लोगों के जज्बात से खेलना चाहा। तमाम मज़ाहब का राग अलापते हुए असल में मैंने तमाम मज़ाहब की मुक़द्दस चीज़ों के ज़रिए स्मगलिंग करवाई। कॉन्फ्रेंस हॉल में खलबली सी मच गई थी। सहाफ़ी तो पहले से ही अलर्ट थे। लोग भी हैरान और परेशान ये नया तमाशा देखने लगे जो उनके सानो गुमान में भी नहीं था। वो जो देखने आए थे उससे भी बढ़कर देखने को मिल रहा था। एडम सख्त शौक की सी कैफियत में सबीन को देख रहा था जो गुस्से, नफ़रत और इंतकामी जज्बात की आग में जलती हुई अपनी ही रो में बोलती चली जा रही थी। बोलो, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरा असल नाम पीटरसन है। मैं विलियम और एमा का बेटा हूँ, बदनामे ज़माना कॉलोनियल ख़ानदान का फ़र्द। एडम खामोश था, लेकिन उसकी आंखों के अंगारों की हिद्दत सबीन को दूर से भी महसूस हो रही थी। और आज वो किसी चीज़ से भला कहाँ डरने वाली थी। उसे ये हिद्दत मज़ीद सुकून और इत्मीनान बख्श रही थी। एतराफ़ करता हूँ कि मैंने ही दायना से दस्तदराजी करने की कोशिश की। मैं ही P360 का बानी हूँ, जराइम का सरगना, और मैंने ही मीरान को कत्ल करवाया। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। सारी बात समझकर बिलाखिर वो बोला, बात तो इससे भी आगे पहुँच चुकी है पीटरसन। वो अब उसे उसके असल नाम से पुकार रही थी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम भी लोगों की बातों में आ गई सबीन। वही सब कहने लगी जो मेरे दुश्मन मेरे बारे में सालों से कहते चले आ रहे हैं।
आज से तुम मुझे भी अपना दुश्मन ही समझो पीटरसन। वो अपनी सीट से उठी। एक ऐसा दुश्मन जो तुमसे हर सूरत जीत कर रहेगा। वह मुजस्मे के इर्द गिर्द टहलने लगी थी। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सबीन। मेरे साथ ये खेल पहले भी बहुत बार खेला जा चुका है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुम्हें भी नहीं होगा। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो? वो पूछ रहा था। लोग तो तुम्हारे बारे में अंदाज़े लगाते थे, लेकिन मैंने असल में वो सब देखा है पीटरसन। डायना की रिपोर्ट, ग्रैंडफादर के साथ तुम्हारी तस्वीर, उनकी तुम्हारे नाम लिखी डायरियाँ, सब देखा है मैंने। जेफरसन ने मुझे सब दिखा दिया है। पीटरसन ने चौंक कर जेफरसन को देखा और जेफरसन ने उसी वक्त वहाँ से निकल जाने में आफियत समझी। जानती हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं। बस 1 मिनट, 60 सेकंड लगेंगे और सब खत्म हो जाएगा। तुम किसी को कोई सबूत नहीं दे सकोगी, बल्कि खुद भी एक तमाशा बनकर रह जाओगी। अभी भी वक्त है सबीन। पीटरसन उठकर सबीन के पास गया। कह दो कि यह सब एक अमली मजाक था, मैं सब संभाल लूँगा। और उसने सबीन का हाथ थाम लिया। सबीन ने झटके और नखुवत से अपना हाथ छुड़वाया। तुम बहुत अरसे से सब संभालते आए हो पीटरसन। डायना की खुदकुशी को तुमने संभाला, जिस रिपोर्ट में तुम्हारा नाम था उसे तुमने संभाला, मीरान के कत्ल को तुमने संभाला। क्या क्या संभालोगे तुम? कुछ मुझे भी करने दो। पीटरसन यकटुक उस नई सबीन को देखने लगा। कार्जल ने तुम्हें बिल्कुल ठीक नाम दिया था, बेलाडोना, जहरीला फूल। लेकिन इस फूल का जहर तुम्हें खुद ही पीना पड़ेगा सबीन, याद रखना। तुम्हें कार्जल की बात याद है और मुझे डैनी की। वो पता है मेरे बारे में क्या कहता था? वो कहता था कि मैं ऐसे काम करूंगी कि एयरपोर्ट इंतज़ामिया के फरिश्तों को भी पता नहीं चल सकेगा। सबीन बात करते हुए एक अदा से मुजस्मे पर हाथ भी फेरती जा रही थी। बेकार, सब बेकार जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर सकोगी। मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है। कह दो कि ये सब मजाक है, वरना कल तक कोई तुम्हारा नाम भी याद नहीं रखेगा। तुम्हें पता है पीटरसन, मेरे बाबा क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि चूने का काम करने के लिए दिल का साफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि चूना भी साफ़ होता है। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी इस चूने से नफ़रत की। मेरा बाप चूने को अलमास पराता कहा करता था। तुम जानते हो ना कि अलमास के पास बस 2 ही रिश्ते होते हैं, दोस्त या फिर दुश्मन। ये ना बाप होता है, ना भाई, ना शोहर, ना माँ, ना बहन। इसे हर सूरत अपना दोस्त बनाना पड़ता है, वरना ये आपको अपना दुश्मन बना लेता है। तुम तो जानते ही होगे, तुम्हारे पास पूरी दुनिया का इल्म जो है। हाँ, तो मेरे बाबा कहते थे कि इस अलमास को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपको अपना दुश्मन मान लेता है। लेकिन मैं इस अलमास के बुरादे के साथ कभी दोस्ती कर ही नहीं सकी और इसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन कल मैंने इस चूने के आगे हाथ जोड़ दिए, इससे रो रो कर माफ़ी मांगी, एक बेज़रर बुरादे से। तुम तसव्वुर कर सकते होगे कि ये किस कदर मुज़हका खैज़ होगा। मैंने इसे कहा कि ये मेरा बन जाए, मुझे माफ़ कर दे, बस मुझे आखिरी मौका दे दे। कल रात बड़े जतनों से इस अलमास को मैंने अपना दोस्त बनाया है। सदियों से ये मेरा दुश्मन बना हुआ था। क्या बकवास किए जा रही हो सबीन? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ कोई गलती की होगी? 24 घंटे भी नहीं लगेंगे और लोग तुम्हारी इस गुफ्तगू समेत तुम्हें भी फरामोश कर चुके होंगे। जेफरसन तुम्हारे साथ मिल गया है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे गिर्द जेफरसन से ज़्यादा वफ़ादार लोग मौजूद हैं। पीटरसन सबीन के कान के पास अपना मुँह लाया। इस इलेक्ट्रिक बॉक्स तक पहुंचने का ख्याल जहन से निकाल दो। पुलिस वहां तक नहीं पहुंच सकती और वो सबूत घर से बाहर आ नहीं सकते। तुम्हें जेफरसन ने इतना तो बता ही दिया होगा। वो सारा घर तबाह हो सकता है, लेकिन वो सब मंजर आम पर नहीं आ सकता। एडम को तोड़ना इतना आसान नहीं, उसने सरगोशी की। लेकिन उसके बुत को तोड़ना तो आसान है ना, सबीन ने कहा। पीटरसन की आंखों में झांका और फिर पूरी कुव्वत से बढ़कर पीटरसन के मुजस्मे को धक्का दे दिया। मुजस्मा नीचे गिरते ही पाश पाश हो गया। अंदर से जो कुछ निकला था वो सबके लिए ऐसे ही था जैसे ज़मीन से लावा उबल पड़ा हो। कॉन्फ्रेंस हॉल का फर्श भी जैसे कांपने लगा था। पीटरसन हैरत से उन सब चीज़ों को देख रहा था जो उसके और जेफरसन के अलावा कोई छूने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब वो सबके दरमियान फ़र्श पर पड़ी हुई थी। सबीन ने चूने के ज़रिए उन्हीं चीज़ों की स्मगलिंग की थी और ऐसे की थी कि पीटरसन के फरिश्तों को भी खबर नहीं हो सकी थी। वो बेलाडोना ही साबित हुई थी, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि पीटरसन के लिए। हजूम जो इस ज़ुमानी मबहम गुफ्तगू के किसी मस्बत या मनफी नतीजे का मुंतज़िर था, अब उन चीज़ों को देखते हुए पीटरसन को गज़बनाक नज़रों से देख रहा था। सब ने लम्हे भर में सबीन की सच्चाई के हक़ में वोट दे दिया था। ये वही चूना है पीटरसन जिसके ज़रिए मैं तुम्हारे लिए काम करती रही हूँ। अब इसी चूने से मैंने तुम्हारी कब्र खोद दी है।
मुजस्समा टूटने से चारों तरफ चूने का बुरादा फैल गया था। आज चूने का यह बुरादा सबीन को बुरा नहीं लगा था। वो पुलिस जो पीटरसन की हिफाजत के लिए खड़ी थी, मिस्टर राफे के आर्डर के बाद उसी पुलिस ने आगे बढ़कर पीटरसन को गिरफ्तार कर लिया था। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉन पीटरसन? अपने किसी वकील वगैरह को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आप सिर्फ अदालत में जाकर ही अपनी सफाई देंगे? मिस्टर राफे ने पीटरसन की तरफ देखकर पूछा था। पीटरसन खामोश रहा। मिस्टर राफे जैसे सस्ते ऑफिसर के सामने मज़ाहमत करते हुए वो उसे मज़ीद औकात से बाहर होने का मौका नहीं देना चाहता था। उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी समझते हुए पुलिस ने उसके हाथ पीछे करके बांध दिए और अब वो उसे लेकर जा रहे थे। ये थी मेरी आखिरी स्मगलिंग, सबीन ने तेज़ आवाज़ में कहा था। पीटरसन ने जाते जाते मुड़कर सबीन को देखा। मुआहदा अब ख़त्म हुआ है। मेरे 10 चक्कर पूरे हुए डॉन पीटरसन। अब के वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी और फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। अजीब बात है ना, बाज़ मंजिलें उन पहाड़ों की मानिंद लगती हैं जिन्हें आंखें बेहद नज़दीक दिखा रही होती हैं, लेकिन दर हकीकत वो बहुत दूर होते हैं। मैं आज तक समझ ही नहीं सकी कि वो धोखा आंखें इंसान को देती हैं या इंसान का नफ्स खुद को देता है, क्योंकि आंखें इतनी बेसब्री हरगिज़ नहीं हो सकती जितना कि नफ्स। अगर सच्चाई से अपना एहतसाब करूं तो मेरी कभी कोई मंजिल ही रही ही नहीं। मैंने चमकती चीज़ों को पाना चाहा और ऊंचाई पर जाना चाहा। मैंने आंखों को धोखा देने के लिए राज़ी किया और फिर अपनी सोच को अपनी आंखों का ग़ुलाम किया। अब ज़िंदगियां गुजार लेने के बाद एहसास होता है कि ये ग़ुलामी ऐसी थी जिससे मुझे बड़ी देर के बाद आज़ादी नसीब हुई है, बड़ी ही देर के बाद। ड्रीम लैंड की बंद हवा में बासी फूलों की खुशबू घुली हुई थी और 3 माह की गैर मौजूदगी में वहाँ खामोशी ने अपना तसल्लुत इस तरह कायम कर लिया था कि सबीन को अपने वजूद की आहटें ही चिंघाड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने कमरे में आई थी। पहले उसने लाइट ऑन की थी, लेकिन जब वो रोशनी भी उसे कम लगी तो उसने खिड़की के पर्दे भी खिसका दिए और भीगी आंखों से अपने कमरे को मोहब्बत की नज़रों से देखने की नाकाम कोशिश करने लगी। हर चीज़ वैसी ही मौजूद थी, लेकिन सिर्फ एक शख्स के जाने से उसकी हुजले और उसी मातम कदा का मंजर पेश करने लगी थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप साइड टेबल पर रखी मीरान की तस्वीर पर पड़ रही थी और लम्हाती तौर पर मीरान का चेहरा पहले से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ दिखने लगा था। यह तस्वीर रबीका ने उन दोनों को नए घर की खुशी में तोहफ़ा की थी। मीरान के साथ वो भी मौजूद थी, लेकिन अब मीरान के साथ अपनी मौजूदगी से वो नज़रें चुरा जाया करती थी। उसमें जैसे मीरान के साथ अपने वजूद का सामना करने की हिम्मत नहीं रही थी। मैंने तुम्हारे कातिल को जेल में भिजवा दिया है मीरान। हर रोज़ की तरह उसने फिर से मीरान को सारी बात बताना शुरू की थी। मीरान को उसने एक तरह से अपनी डायरी बनाया हुआ था। मैंने तुम्हारे कत्ल का बदला ले लिया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि अपने गम का बदला किससे लूँ। तुम दूर हो तो कोई भी मेरे पास नहीं है, तुम चुप हो तो कोई बयान नहीं है। तुमसे तुम्हारी सांसें छीन ली गईं और मुझसे मेरी सांसें बदसन हो गईं। मैंने ज़िंदगी भर के सपने तुम्हारे साथ के देखे थे मीरान। अकेले जीने का तसव्वुर भी कभी मेरे जहन में नहीं आया। मैं तो तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहती थी। तुम नहीं जानते कि मैं खुद को तुम्हारे साथ बूढ़ी होने के तसव्वुर से कितनी खुश हुआ करती थी, तुम्हारी बाहों में अपने झुर्रियों ज़दा चेहरे के साथ। और तुम्हें तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम बूढ़े होकर कैसे दिखोगे। यकीनन मुझसे प्यारे, बेहद प्यारे। तुम पर बुढ़ापा भी अपनी पूरी वजाहत के साथ आना था, मुझे यकीन है, सबीन ने मुस्कुराते हुए पूरी यकीन लहजे में कहा। कमरे की खिड़की का शीशा जैसे बिना आवाज़ किए या तो टूट गया था या किसी जादू के ज़ोर पर गायब हो गया था। आफताबी किरणें सोने के रोशन ज़र्रों की तरह कमरे में उतरकर गर्दिश करने लगी थी। जब मीरान की तस्वीर को देखते हुए उसके बुढ़ापे का तसव्वुर बांधते बांधते सबीन एक लम्हे को चौंकी थी और मीरान की तस्वीर उसके हाथ से गिरते गिरते बची। मीरान के बुढ़ापे के तसव्वुर के साथ ही उसके जहन में एक शख्स घूम गया था। उसके तख़य्युलाती तसव्वुर और उस जीते जागते शख्स में तबाहकुन हद तक मुमासलत थी। सबीन उस इत्तफाक पर लम्हे भर को दम बखूद रह गई थी। मीरान अगर बूढ़ा होता तो उसने हूबहू उस शख्स का रूप धार लेना था, और वो शख्स जवानी में यकीनन पूरे का पूरा मीरान रहा होगा। एक शख्स वही जो लाहौर के एक पुराने इलाके गणपत रोड पर वाक़या सबीन के मोहल्ले की गंदी गलियों में डांग खड़काता हुआ आता था। कटी ज़ुबान, कटी उंगलियों और आँखों से अंधा शख्स जिसे वो खुशी खुशी रोटी खिलाकर दुआ लिया करती थी, फ़कीर बाबा। मीरान की मौत वाले दिन से रबीका पागल खाने में थी। उसकी जहनी हालत तो शायद किसी पागल खाने में रहने से भी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन उसकी अबतर हालत की मुताबिकत का कोई इदारा मुल्क में काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे वहाँ ही रखा गया था।
عالم صاحب سے اس نے بہت منتوں فرمائشوں اور واسطوں کے بعد اعداد کا حساب لگوایا تھا۔ عالم صاحب اعداد کے علم میں زیادہ ماہر تو نہیں تھے، لیکن انہیں اس کا جتنا بھی علم آتا تھا اس کی روشنی میں انہوں نے ایک جواب لکھ کر ربیکہ کو دے دیا تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں وہ کیسے پورا ہوگا، لیکن ان کے حساب کے مطابق دونوں کے ستارے 3 چاند کے بعد آپس میں مل رہے تھے۔ نہ جانے یہ سب کیسے ہونے والا تھا، ایک مرا ہوا شخص کیسے واپس آنے والا تھا، لیکن ان کا علم ان سے یہی کہہ رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے یہی بات لکھ کر ربیکہ کو دے دی تھی، جسے پڑھ کر ربیکہ خوشی کے مارے وہیں ایئرپورٹ پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے عالم صاحب کے علم پر اس قدر یقین تھا جتنا خود عالم صاحب کو بھی نہیں تھا، اور وہ اس حساب کتاب پر دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ بڑے عرصے کے بعد اسے کہیں سے خوشی کی خبر سننے کو ملی تھی۔ 3 چاند یعنی 3 ماہ عیسیٰ آ رہا تھا، وہ واپس آ رہا تھا۔ عالم صاحب نے لکھا تھا کہ 3 چاند کے بعد تم دونوں کے ستارے پھر سے مل جائیں گے۔ اس بات کا تو یہی مطلب تھا نا کہ عیسیٰ واپس آنے والا تھا، یا وہ اس کے پاس جانے والی تھی۔ اسے دونوں ملاقاتیں منظور تھیں، عیسیٰ کے زندہ واپس آ جانے والی بھی اور اپنی مر جانے والی بھی۔ اسے بھلا اپنی موت کا کیا غم ہو سکتا تھا؟ وہ تو نہ جانے کب سے مرنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اس کی موت سے پہلے کوئی اور مر چکا تھا۔ میران، جس کی پیدائش پر ربیکہ نے کہا تھا کہ اب اس کے پاس خدا کی 2 رحمتیں ہیں، وہ پاگل کیسے نہ ہوتی؟ اس کی ایک رحمت لاپتہ تھی، دوسری خدا نے اپنے پاس واپس بلا لی تھی۔ کیسی نوید دی تھی عالم صاحب نے، کیا انہونی کی تھی، کیسا حساب کتاب لگایا تھا انہوں نے، کس سے کس کی ملاقات کی بات کر رہے تھے وہ؟ کیا انہوں نے حساب غلط لگایا تھا، یا کوئی غلط چلہ کاٹ لیا تھا کہ عیسیٰ کو ربیکہ کے پاس بھیجنے کی بجائے میران کو عیسیٰ کے پاس بھیج دیا تھا؟ 3 ماہ بعد اپنے سن شائن واپس آ کر بھی وہ جیسے پاگل خانے میں ہی تھی۔ عیسیٰ کی جدائی پر وہ بہک گئی تھی، اب میران کی جدائی پر وہ جیسے لوٹ لی گئی تھی۔ اس کی روح سمیت اس کی ذات کے سارے اثاثے اس سے چھین لیے گئے تھے۔ سبین روز آ جاتی تھی، ربیکہ کے کپڑے بدلتی تھی، اسے کھانا کھلاتی تھی، گھر کے ضروری کام کر جاتی تھی، ربیکہ کو پکارنے کی کوشش کرتی تھی، اسے بولنے کے لیے اکساتی تھی۔ سبین کو اس سب کی خوب مشق تھی، وہ زویا کو بھی روتے روتے بولنے کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ اب وہ وہی سب کچھ ربیکہ کے ساتھ کر رہی تھی۔ نہ جانے سبین کی تقدیر کو پرانے دنوں سے اتنی محبت کیوں تھی کہ وہ پلٹ پلٹ کر انہیں پھر سے واپس لے آتی تھی۔ سبین کی ساری کوششیں بیکار جا رہی تھیں۔ ربیکہ کا مومی بت پگھلنے کی بجائے پتھر میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس سنگی بت پر پہلا اثر سبین کی 2 دن کی غیر موجودگی نے ڈالا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ سبین کے بغیر بھی اس کی زندگی ایسے ہی چلے گی، سبین کی غیر موجودگی نے اس کی یہ خام خیالی ختم کر دی تھی۔ ربیکہ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ ربیکہ پہلی بار سبین کے لیے بلکہ عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ سبین کہاں ہے؟ اس نے 3 ماہ کے بعد پہلی بار یہ لفظ بولے۔ پتہ نہیں، مجھے بھی کچھ بتا کر نہیں گئی کہ کہاں جا رہی ہیں، زویا نے ایک جملے میں بات ختم کر دی تھی۔ ربیکہ بے چین ہوئی، اسے لگا تھا کہ سبین کے ساتھ بھی کچھ ہو چکا ہے جسے اب اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ بھی آ لگا تھا اور سبین کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ یونیورسٹی کھلنے کے بعد زویا بھی اپنے ہاسٹل واپس چلی گئی تھی اور ربیکہ کے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں تھا۔ اس پر ایک ایک دن ایک ایک صدی بن کر گزر رہا تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے جھولتے وہ ماضی کو کھوجتی رہی تھی اور حال کے لیے فکر مند رہتی تھی، اور مستقبل اس کی اسے کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھی وہ حسب معمول عیسیٰ کے خدا سے شکوے کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر اگلے ہی پل دروازہ کھل گیا تھا۔ باہر کی روشنی نے اندر آ کر اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو اجالے میں بدل دیا تھا۔ ربیکہ نے فرش کو دیکھا، اسے سبین کا سایہ نظر آیا تھا۔ اس سائے کے ساتھ ایک اور سایہ بھی تھا، اور وہ سایہ کسی مرد کا تھا، چیری کے پھولوں سے مہکتا ہوا، جیسے سارا باغ اس کمرے میں اتر آیا تھا۔ اس باغ کی مہک ایسی تھی جس نے ربیکہ کو دہکا دیا تھا۔ بھنے ہوئے پستے جیسا پہلے بوسے کا ذائقہ اس کے لبوں پر وارد ہوا تھا۔ تڑپ کر وہ اٹھی تھی اور پھر کرب سے پلٹی۔ نابینا آنکھوں، لمبی داڑھی، سر کے بڑھے ہوئے بالوں اور عجیب و غریب سے کپڑوں میں ملبوس وہ آدمی کون تھا؟ عیسیٰ! ربیکہ نے ایک چیخ ماری تھی اور پھر دیوانہ وار آگے بڑھ کر اپنے عیسیٰ سے لپٹ گئی تھی۔ آنسو، آہیں، سسکیاں، ہچکیاں، ان سب نے مل کر وہاں وہ سما باندھ دیا تھا کہ کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود سبین بھی رونے لگی۔ ربیکہ عیسیٰ کے سراپے کو اجنبی نظروں سے دیکھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے میرے عیسیٰ؟ عیسیٰ کیا جواب دیتا کہ اس کی تو زبان تو کٹی ہوئی تھی۔
जवाब में वो भी रोने लगा था। रबीका ने जैसे एक लम्हे में जान लिया था कि उसके ईसा के साथ क्या क्या जुल्म हो चुका है और ईसा के साथ जुल्म कब कब नहीं किया गया। फिर उन दोनों पर वो वही उतरने लगी जो ईसा के दिल से अदा हो रही थी और रबीका के दिल पर नाजिल हो रही थी। तुम आए क्यों नहीं? तुम जिंदा थे तो तुम्हें हर सूरत वापस आना चाहिए था। तुमने मुझसे वादा खिलाफ़ी क्यों की? अब वो उसकी नाबीना आंखों पर हाथ फेर रही थी। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें इस हालत में कबूल नहीं करूँगी? तुमने ऐसा क्यों कर सोचा? नहीं, मुझे रोने दो, मुझे चुप मत करवाओ। ये पिछले 25 सालों का रोना है। अब मुझे तुम्हें जी भर कर देख लेने दो। हाँ, मुझे पता है उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। वो सब जलकर राख हो गए थे, लेकिन तुम्हें वापस आना चाहिए था ईसा। तुम्हें हर सूरत वापस आना चाहिए था। हाँ, अब आ गए हो, लेकिन बहुत देर से आए हो। खुदा ने तुम्हें देकर मुझसे तुम्हारे बच्चे को छीन लिया है ईसा। खुदा ने मेरे साथ कभी एक साथ 2 रहमतें रहने ही नहीं दी। मुझे कह लेने दो, आज मुझे मत रोको। खुदा ने तुम्हारी रहमत देने से पहले ही उस रहमत को मुझसे छीन लिया ईसा, मुझसे छीन लिया। नहीं, मुझे कहने दो। खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था ईसा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ईसा के सीने से लगे वो ईसा के खुदा से जी भरकर शिकवे करने लगी और अपना 25 सालों का गुबार निकालने लगी। कहते हैं कि इंसान 4 अनासिर से मिलकर बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। ये चारों अनासिर किस कदर सादा हैं। अगर सिर्फ इन्हीं के सहारे ज़िंदगी गुजर जाए तो कोई दुख ना हो। लेकिन जो अनासिर इंसान अपने अंदर पालता है वो ना सिर्फ खुद पेचीदा होते हैं बल्कि इंसान को भी गुंजलक करके रख देते हैं। ख्वाहिश, हसद, नफ़रत, जलन, गुस्सा, नाफरमानी, बेसब्री, नाशुक्री, ये सब ऐसे पुरपेच अनासिर हैं कि इंसान इनको अपनी ज़ात में दाखिल करके उन 4 बुनियादी अनासिर को भी ज़ाया कर बैठता है जो उसके वजूद का अहम हिस्सा होते हैं। तब ना सांस लेने को हवा मिलती है, ना मनफी जज्बात को जलाने के लिए आग, ना मस्बत की बढ़ोतरी के लिए पानी और ना जिस्म की बूंद के लिए मिट्टी। ऐसे वक्त में ज़िंदगी में किसी और चीज़ की चाह बाकी नहीं रह जाती, बस मौत की आरज़ू होती है। और यह आरज़ू मेरे वजूद पर इस तरह मुसल्लत हो गई है कि मुझे अब इसके अलावा और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रह गई। मैं मरना चाहती हूँ। सूरज की तलाकारी किरणें पानी में तहलील हो रही थीं। रश झील का भंवर जो गैर मरई था उसके पांव डालते ही तेज़ हो गया था। पीली शुआएं सतह आप से मुनकिस होकर उसकी आंखों में चुप रही थी। उसकी पलकें लर्ज कर रह गईं। उसने अपना दूसरा संदली पांव भी पानी में डाला। अब मुकम्मल तौर पर झील में उतर आई थी। आंखें बंद करके वो चलती हुई आगे बढ़ने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत नफ़रत की है मीरान। अब मेरे पास इस नफ़रत को निभाने की हिम्मत नहीं है। मुझे जाना है इस दुनिया से दूर और आना है तुम्हारे पास। मैं तबाही मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। अच्छी चीज़ों का, अच्छे कपड़ों का, अच्छे खानों का, अच्छे दिनों का। अब मैं अपने साथ ये इंतज़ार वाला जुल्म नहीं होने दूंगी। उसका सफ़ेद बारीक लिबास जो पहले हवा में आंचल की तरह फड़फड़ा रहा था, गीला होकर उसकी मखरूती पिंडलियों के साथ चिपक गया था। अलमास रंगी लिबास। उसने आज जानते बूझते ये रंग मुंतखब किया था। तंज आलूद मुस्कुराहट उसके लबों पर सब्त होकर उन्हें आलूदा कर रही थी। वो खुद पर मुस्कुराई थी या उस तकदीर पर जिसे उसने अपने हाथों से लिखा था, सजाया था, सांचे में डालकर एक नया कालिब दिया था। वो समझ नहीं पाई थी। पानी ने उसके घुटने को छू लिया। ठंडे पानी के बाइस अंदराइन चख लेने जैसी झरझरी उसके बदन में सरायत कर गई। और ऐन उसी वक्त उसे अपने महबूब का बोसा याद आया था, मीरान का बोसा। इंतहाई कुर्बत मोहब्बत और इंतहाई कुर्बत मर्ग के एहसासात हमेशा एक जैसे क्यों होते हैं? मैंने कब्रिस्तान के गोरकन से भी बात कर ली है। वो तुम्हारी कब्र के साथ मेरी कब्र बनाएगा। इससे बढ़कर मस्कन मेरे लिए भला और क्या होगा? पानी अब उसके पेट तक आने लगा था। दूर सूरज शाम के रंगों में नहा रहा था, स्याह रंगों में। सिर्फ एक गोता और ख़ात्मा, ज़िंदगी का भी और शाम का भी। उसने अब जाना था। जिन श्यामी रंगों के पीछे भाग रही थी वो तो असल में स्याह थे। किस चीज़ की चाहत थी उसे? वो क्या हासिल करना चाहती थी? क्या वो खुद से बदला लेना चाहती थी? उसने सूरज से आंखें चार करनी चाहीं। डूबता सूरज बेबस था। स्याह रेजी दिन की नांद के पैंदे से जा लगी थी। नज़रें चार करके वो सोचने लगी थी कि वो जीत गई है। किसी की हार को वो अपनी जीत समझ रही थी। वो ज़िंदगी भर ऐसी ही बेवकूफ़ रही थी। हाँ, ऐसी जीत वो जीत गई थी।
वैसी ही ज़िंदगी जो वो चाहती थी, वो सब कुछ जिसकी उसे चाहत थी। अब जब चाहत मुकम्मल हुई थी तो वो क्यों ख़त्म होने जा रही थी? उसने दुख से अपने माजी पर नज़र डाली। वहाँ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। एक वो पानी था जो उसे नीचे से भिगो रहा था, एक उसके आंसुओं का पानी था जो उसे ऊपर से भिगो रहा था और अंदर से भी। दोनों अतराफ झुलसा देने वाली तपश थी। पानी उस तपश को बुझाने की बजाय और भड़का रहा था। वो न्यामे चश्म की बजाय उस कमीनगाह से फूट रहा था जहाँ उसकी ख्वाहिशात, आरज़ुएं, तकाज़े और नफ़रतें आहन पोश होकर उस पर तीर बरसा रही थीं। मैं खुद को ख़त्म नहीं कर रही ए खुदा, मैं अपना आप तेरे हवाले कर रही हूँ। मैं मौत तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा जल्द मिल जानी चाहिए। मैं हराम मौत मरकर एक बार फिर तेरी नाफरमानी नहीं कर सकती। मैं तो खुद को बस तेरे हवाले कर रही हूँ। वो कहते हुए खुदा के आगे अपनी खुदकुशी की मुनासिब और हकीकी तौजीह पेश कर रही थी। ठीक है, ऐसा ही होना था। उसे अब अपनी जान खुदा के हवाले ही करनी पड़ेगी। यही उसके करम का फल है, यही वो रंग है जिसे वो हासिल करना चाहती थी। पानी उसके सीने से आ लगा था। उसके मुश्क फामी बालों के किनारे पानी को अपने अंदर जज्ब ना कर सके और उलझते हुए ऊपर को उठने लगे। सूरजमुखी के फूल की तरह वो अपने ही बालों में बेहद खुशकुन लग रही थी। इतनी कि उस सुनसान गोशे में अगर किसी को खबर हो जाती कि एक बिल्तुल बाहर लड़की खुद को ख़त्म करने जा रही है तो दुनिया अपने सारे काम छोड़कर उसे तलाश करना शुरू कर देती। खुदारा मेरी सांसों की नज़र को कबूल कर। मेरे परवरदिगार, मेरी जान तेरे हजूर पेश है। इसे दोज़ख की भट्टी में जला या जन्नत के फूल दे, लेकिन इसे सुकून दे। और अब उसका सर भी पानी में डूब चुका था। अब वह मुकम्मल तौर पर झील के पानी के सुपुर्द हो चुकी थी। पानी उसे लेकर आगे बढ़ने लगा था। आखिरी सांसें लेती वो यही सब बड़बड़ा रही थी जब पानी के तलातुम में उसे कुछ सुनाई दिया था। नमकीन भारे पानी के शोर में उसने ध्यान लगाने की कोशिश की थी और जल्द ही आवाज़ की साख्त को पा लिया था। दूर कहीं से हल्के सुर बज उठे थे जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी समात में वाज़े होने लगे थे। सांस के पानियों में से सांसों की अमरूही आरूही लपक रही थी। जल देवता का राग बज उठा था। लेकिन ये सब तो सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं थी क्या? वो सोचने लगी और बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुई, बल्कि किसी हद तक खुशी से खिलखिला उठी थी। किस्सा था या हकीकत, उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। उसके लिए ये अहम था कि खुदा ने उसकी सांसों की अमानत को वापस ले लेने का फ़ैसला कर लिया था। हाँ, शायद वाकई जल देवता का राग अब पूरी आन बान से बज रहा था। वो उस राग को बहुत वाज़े सुन सकती थी। तो खुदा के फरिश्ते अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उसकी जान जल देवता कब्ज़ करेगा। मौत की वादियों में जाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसे अपने हाथ में किसी की गिरफ्त महसूस हुई थी। जल देवता ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वो भी चुपके से उसके सीने से जा लगी थी। वो खुश थी। वो मीरान के पास जा रही थी। ज़िंदगी में एक लंबे अरसे के बाद वो इतनी खुश हुई थी और मुस्कुरा उठी थी। जल देवता का राग सुनते सुनते वो मीठी और अब्दी नींद में गुम होने लगी थी। लेकिन वो जल देवता नहीं था, ना ही वो राग सरगम का राग था। वो तो माउथ हार्गन का राग था, हाइक के माउथ हार्गन का राग, जिसे अब वो रोते हुए बहती हुई नाक के साथ बजाया करता था। उस दीवाने का अब दुनिया में यही काम रह गया था। सबीन को उसने खुदकुशी करते हुए देख लिया था और फिर अगले ही पल पानी में छलांग लगा दी थी, जैसे एक बार उसे बचाने के लिए मीरान ने कोशिश की थी। आज वो भी वैसे ही कोशिश करने वाला था, जबकि उसे तैरना नहीं आता था। समुद्री घास पर पड़े सबीन के पूरे वजूद ने एक झटका खाया था। झील का बहुत सा पानी भी उसके मुंह से निकला था। हाइक उसके सीने पर दबाव डालकर सारा पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। न जाने उसने ये तरीका कहाँ से सीखा था, किसी फिल्म के मंजर से या हकीकत के पस मंजर में। दूसरे झटके के बाद तीसरे पर सबीन ने खांसते हुए अपनी आंखें खोल दी थीं। सबीन को होश में आता देखकर हाइक मुस्कुराया था। सबीन जो अपने आप को आसमानों में तहलील हो जाने का गुमान किए हुए थी, जब उसने अपने ऊपर हाइक को झुके पाया और जब सारी बात उसे समझ में आई तो वो एकदम से ही रोने लगी। तुमने मुझे क्यों बचाया हाइक, तुमने मुझे क्यों बचाया? रोते हुए वो उस पहरे से शिकवा करते हुए खुद गूंगी होने लगी थी। मुझे डूब क्यों नहीं जाने दिया, मुझे मर जाने दिया होता। हाइक की मुस्कुराहट गायब हुई थी और वो बुत सा बना रोती हुई सबीन को देख रहा था। मुझे मरना है, मुझे मर जाने दो। क्या इस दुनिया में मरना भी इतना मुश्किल हो गया है? बेबसी से वो रोए चली जा रही थी। हाइक हवास बाख्ता हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
सबीन को क्या दिलासा दे। उसे ना तो वो अपने इशारे समझा सकता था और ना वो दिलासा देना जानता था। ऐसे में बस एक ही काम था जो वो कर सकता था, जो सबीन उसके साथ कर चुकी थी। उसे वो मंजर याद आ गया था जब डायना की मौत के बाद वो खुदकुशी कर रहा था, और जब उसका रोना कम नहीं हो रहा था तो सबीन ने उसके साथ क्या किया था। करीब ही कहीं उसने वो फूल तलाश किया था जो सबीन ने कभी उसके लिए तोड़ा था, सालब मिस्री का फूल। सालब मिस्री के बहुत से फूल तोड़कर हाइक ने सबीन के ऊपर ला फेंके थे। फिर एक फूल को सख्ती से सबीन के हाथों में थमाया था और फिर सबीन की बंद मुट्ठी पर अपनी गिरफ्त इतनी सख्त कर ली थी कि सबीन चाह कर भी अपनी बंद मुट्ठी नहीं खोल सकी थी। वो हैरत से हाइक को यह सब करते हुए देखने लगी थी। उसका रोना ख़त्म हो गया था। हाइक ने उसके साथ वही किया था जो वो हाइक के साथ कर चुकी थी। तब हाइक भी चुप हो गया था। अब बदले के तौर पर सबीन को भी चुप हो जाना चाहिए था, अपने फेल का मान रखते हुए, अपने अमल की शर्म निभाते हुए, बाबा की बताई बात को सच मानते हुए, और सबसे बड़ी बात, सालब मिस्री की लाज रखते हुए। सबीन ने एक आंसू भी मजीद ना बहाया। उसे अपनी हरकत का भरम भी रखना था और हाइक का भी। हाइक ने सबीन को चुप होता देखा तो उसके गीले चेहरे से आंसू साफ करने लगा। ठंडे यख पानी के बायस जिसकी अपनी नाक बुरी तरह बह रही थी, वो उसके आंसू साफ कर रहा था। चुप और बुत बनी सबीन यकटुक हाइक को देखने लगी, जिसे खुद तैरना नहीं आता था। उसने न जाने कैसे सबीन को बचा लिया था। क्या ये अल्लाह की मदद थी या अल्लाह का पैगाम? सबीन न जाने कितनी देर डूबते सूरज, झील की साकत पानी और हाइक को देखे गई, और यह तीसरी बार था। एक साजिशी झोंका वहाँ वारिद हुआ था, जिसने वहाँ खिले हुए सारे सालब मिस्री के फूलों की महक को समेट कर सबीन के गिर्द तवाफ करना शुरू कर दिया था। किसी ने जैसे उसे कोई तनबीह की थी, कोई राज की बात बताने की कोशिश में सुकून की हयात अयां की थी, कान में सरगोशी करते हुए आने वाली ज़िंदगी का लायहा अमल बताया था। ये जैसे कोई इल्हाम था, कोई वही थी जो हवा के उस झोंके में कैद थी। ठंडे यख पानी से निकला हुआ हाइक अब थर-थर कांपने लगा था। सबीन ने उठकर किनारे पर पड़ी अपनी शाल उठाकर हाइक के गिर्द लपेट दी थी। उसकी कपकपी लम्हा बलम्हा शदीद होती जा रही थी। एक बार फिर से फैसला करने वाली घड़ी ने अपने गजर बजाए थे, जिस पर सबीन ने लब्बैक कह दी थी। उसने खुद को खुदा के स्पुर्द करना चाहा था, और खुदा ने उसे किसके स्पुर्द कर दिया था। वो समझ गई थी कि खुदा अब उससे क्या चाहता है। कांपते हुए हाइक को खुद से लगाकर वो उस जगह से बाहर निकलने वाले रास्तों पर गामजन हो गई थी। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस लम्हे मुझे ज्ञान हासिल हुआ मैं हैरान रह गया। सारी की सारी हस्ती ज्ञान पाए हुए, सिर्फ लोगों को उसका इदराक नहीं, यानी लोगों को ज्ञान की नहीं इदराक की ज़रूरत है। और अगर वाकई ऐसा है तो मुझे ये इदराक उस वक्त हुआ जिस वक्त मैं खुदकुशी करते हुए खुद को खुदा के हजूर पेश कर रही थी। मुझे इदराक हुआ कि मैं तो कुंदन थी और जलकर सोना बनना चाहती थी, लेकिन कुंदन 100 साल भी कटाली में जलता रहे तो सोना नहीं बन सकता। मुझे ज्ञान हुआ कि मुझे सोना बनने के लिए जलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी धात बदलने की ज़रूरत है, तभी मेरी ज़ात बदलेगी। 1 साल बाद, 4 मौसमों के आने और जाने के बाद, रबीका और ईसा के लकड़ी से बने घर सनशाइन पर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। महीना हुआ, बहार का आगाज़ हो चुका था। हर तरफ फूल खिलने, दरख्तों पर नए पत्ते आने और फूलों के बूर की बू फैली हुई थी। ये एक नई सुबह थी जब उनके हर दिन को रोशन करने लगी थी। सबीन घर में दाखिल हुई तो बिन ईसा घर के बाहर छोटे से बाग में आतिशदान के लिए लकड़ियां काट रहे थे, और रबीका उस बाग में लगी तारों पर चादरें तान रही थी। वो अभी भी अपने ईसा को सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। नहीं देख रही थी कि अब तो न जाने कितनी रुतें बदल गई हैं। उसकी जवानी के दरख्त बूढ़े हो गए हैं। उसकी और उसके ईसा की हालत बदल गई है। उसका ईसा भी इतना खूबसूरत नहीं रह गया कि कोई औरत कपड़े सुखाने के बहाने उसे ताके। उसका जिस्म ढलक गया है, जिसमें सिर्फ रबीका के लिए ही खूबसूरती रह गई है, और किसी के लिए नहीं। सलाम बाबा। सबीन ने आगे बढ़कर ईसा को सलाम किया। उन्होंने प्यार से सबीन के सर पर हाथ फेरा था। यह हाथ फेरना हर बार ऐसा ही होता था जैसे वो लाहौर के गणपत रोड पर उसके सर पर हाथ फेरा करते थे। सबीन निहाल सी हो जाती थी। आगे बढ़कर सबीन ने हर बार की तरह उनकी आंखें चूम ली थी। ये मीरान की आंखें थीं जो उसने फलाही इदारे को अतिया की थीं। ये आंखें ईसा को लग गई थीं। ईसा ने अपने बेटे की आंखों से दुनिया को देखने का आगाज़ किया था। उन आंखों को सबीन भी चूमती थी और रबीका भी। उन 2 आंखों में दोनों का मीरान था। वो दोनों उन्हें कैसे न चूमती। ईसा की हाथों की उंगलियां भी लग चुकी थी और पाँव की भी।
یہ سب کام سبین نے اپنا اور میران کا گھر بیچ کر کیا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے عیسیٰ کے علاج کے لیے لگا دیا تھا۔ پاکستان والا گھر جو بکا تھا، اس کے پیسے اور بھی جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس نے سب لگا دیے تھے۔ اس کے باوجود وہ ربیکہ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتی تھی۔ وہ اس کے بیٹے کی قاتلہ تھی۔ اب عیسیٰ کے ساتھ یہ سب کر کے وہ اپنے طور پر جیسے کفارہ ادا کر رہی تھی۔ زبان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ بن عیسیٰ ابھی بھی بولنے سے قاصر تھے، لیکن یہ مسئلہ ربیکہ اور سبین کے لیے اس لیے بھی مسئلہ نہ رہا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ کی زبان سیکھ لی تھی۔ ربیکہ تو خاموشی میں ہی عیسیٰ سے ڈھیروں باتیں کر لیتی تھی، اسے اشاروں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سلام آنٹی، اس نے آگے بڑھ کر ربیکہ کو بھی سلام کیا اور پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے گروسری کے شاپر انہیں تھما دیے تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی سبین؟ ابھی تمہارا لایا پچھلا سامان بھی ختم نہیں ہوا، ربیکہ نے کہا۔ دونوں میں اب تکلف آ چکا تھا۔ سبین نے اپنے طور پر دونوں کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، جس پر ربیکہ اسے بار بار منع بھی کرتی تھی، لیکن اس منع کرنے میں شدت نہیں ہوتی تھی۔ ربیکہ اور عیسیٰ دونوں کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی نہیں رہی تھی کہ اب وہ اپنی ضروریات کے لیے خود مشقت کرتے۔ سبین نے اپنی چادر اتار کر اسے سائڈ پر رکھا، پھر کچھ خیال آنے پر اسے دوبارہ سے کھول کر اپنے وجود پر پھیلا لیا تھا۔ پچھلے کافی دنوں سے اس کے وجود میں پنپتا ایک اور وجود اپنا آپ واضح کرنے لگا تھا۔ سبین کو بن عیسیٰ کے سامنے اس حالت میں بے جھجک ہو کر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، ربیکہ نے سبین کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، جاب سے سیدھا ادھر ہی آ رہی ہوں۔ میران کی قبر پر جانا تھا تو سوچا آپ سے بھی مل لوں۔ زویا کا کیا حال ہے؟ ربیکہ نے بات بدلی۔ وہ میران کے موضوع پر ہر بار ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ میران کا نام لے کر رونے لگی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یہ غم ابھی اس کے دل میں ہی کہیں قید تھا، جسے وہ آزاد نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی سبین کو اداس کرنا چاہتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، پڑھائی اچھی جا رہی ہے اس کی، نیا ہاسٹل بھی بہت اچھا ہے اور نئی یونیورسٹی بھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگلے ہفتے 1-2 روز کے لیے آؤں گی۔ وہ آئے تو اسے ضرور لانا، ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جی کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر کھانا بناؤں گی۔ اپنے شوہر کو بھی لانا، ربیکہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ جی، سبین کی آواز مدھم ہو گئی۔ یہ جی دراصل نہیں تھی، وہ ربیکہ کے گھر کبھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ربیکہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ دیکھ کر اسے جج کرے کہ وہ میران سے زیادہ محبت کرتی تھی یا اب اپنے اس شوہر سے۔ دوسرا، وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ربیکہ کسی بھی حوالے سے میران کو یاد کرے۔ عیسیٰ کی جدائی کے غم میں رو رو کر وہ پہلے ہی اندھی ہو چکی تھی۔ اب جب خدا خدا کر کے اس کی بینائی واپس آئی تھی تو کیا سبین اس کے دل کی دھڑکنیں بھی اسے چھین لیتی؟ تم ہر بار کہتی ہو اور پھر اسے نہیں لاتی۔ بس کبھی وہ مصروف ہوتا ہے اور کبھی مجھے اسے پہلے سے بتانا یاد نہیں رہتا۔ سبین نے بھونڈا جواز کھڑا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ اسے گیدرنگ زیادہ پسند نہیں، پھر بھی اس بار میں کوشش کروں گی کہ وہ آ جائے۔ مجھے اچھا لگے گا، میں اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں، شام ہونے والی ہے اور موسم بھی بدل رہا ہے۔ قبرستان کل چلی جانا، آج تو بارش کا موسم لگ رہا ہے۔ اس حالت میں ویسے بھی تمہارا اتنا چلنا پھرنا ٹھیک نہیں، ربیکہ نے اس کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ سبین مدھم سا مسکرائی تھی۔ ویسے ہونے والے بچے کا نام کیا سوچا ہے تم نے سبین؟ جاتے جاتے ربیکہ نے پوچھا تھا۔ سبین پلٹی۔ اگر لڑکی ہوئی تو دائنا اور اگر لڑکا ہوا تو میران، سبین نے کہا، اور ربیکہ کو بھی 100% یقین تھا کہ سبین لڑکے کے حوالے سے میران ہی کہے گی۔ اس سفید روشنی والے جیل خانے کی چمکتی دیواروں پر اس کا عریاں جسم نمایاں تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی ڈھلک رہی تھی۔ اس کا کثرتی بدن جو نوجوانی کی بھرپور نمائش تھا اب اپنی آب کھو رہا تھا۔ چوڑا دہن، جبڑے کی ہڈی کا نمایاں پن، گلابی ہونٹ، رنگ بدلنے والی آنکھیں، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سب بہت جلد تباہ ہو جانے والا تھا۔ اب اس کے سینے کا سنہری رواں بھویں اور سونے کی تاروں جیسی پلکیں مرجھا رہی تھی جن میں وہ سورج دیوتا اپالو لگا کرتا تھا۔ اب اس سب میں عنقریب فرعون کی ممی لگنے والا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھیں جن میں کسی کو بھی اپنے قریب کھینچ لینے کی پوری طاقت موجود تھی، اب خود کو خود ہی ترسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ غصے اور بے بسی سے پیٹرسن نے المونیم کی دیوار پر نظر آتے اپنے ہی عکس پر ہاتھ دے مارا۔ آپ نے مجھے زندگی بھر کے اصول سکھائے، مجھے موت کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گرینڈ فادر؟ میں ایسے مرنا نہیں چاہتا جیسے یہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ میری جان پر صرف 2 لوگ اختیار رکھتے ہیں، ایک میں خود اور ایک خدا کا فرشتہ۔
میں یہ گوارا نہیں کروں گا گرینڈ فادر کہ یہ لوگ میری جان کے ساتھ کھیلیں، مجھے برقی کرسی پر بٹھائیں یا میرے جسم میں زہر آلود انجیکشن اتاریں۔ میں اپنے جسم کے ساتھ ان کو کھیلنے نہیں دوں گا، ہرگز نہیں، پیٹرسن چلایا تھا۔ پچھلے کافی روز سے عدالت میں چلتے اس کے مقدمے پر جب ایک ایک کر کے ساری امیدیں ختم ہونے لگی تھیں اور پیٹرسن کو اپنی موت کا یقین ہونے لگا تھا، تو وہ روز اسی طرح گرینڈ فادر، ایما، ولیم، جیفرسن اور خود پر چلایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اسے المونیم کی دیوار پر گرینڈ فادر کا وجود نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں یہ پیٹرسن کی روز کی پکار کا جواب تھا یا اس کا تصور۔ ایک ڈان کی موت عام آدمی کے جیسی نہیں ہونی چاہیے، اس کی موت بھی ایسی ہی شاہانہ ہونی چاہیے جیسی کہ اس کی زندگی۔ لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع کبھی مت دینا پیٹرسن، کبھی بھی نہیں۔ گرینڈ فادر کا عکس لمحے بھر میں یہ بات کر کے غائب ہو گیا تھا۔ کیا یہ کوئی پیغام تھا، نصیحت یا حکم؟ پیٹرسن کو یاد آیا یہی الفاظ گرینڈ فادر نے اپنی ڈائری میں بھی لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے سیل میں ہی موجود گرینڈ فادر کی ڈائریوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ڈائریاں پیٹرسن کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے اسے فراہم کی گئی تھیں۔ ایک ایک صفحے کو دیکھتے ہوئے کافی دیر کے بعد پیٹرسن کو بالآخر وہ صفحہ مل گیا جہاں گرینڈ فادر نے یہ تحریر رقم کی تھی۔ ایک ڈان کی موت عام آدمی کے جیسی نہیں ہونی چاہیے، اس کی موت بھی ایسی شاہانہ ہونی چاہیے جیسی کہ اس کی زندگی۔ لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع کبھی مت دینا پیٹرسن، کبھی بھی نہیں۔ اس سارے صفحے پر ماں سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ پیٹرسن نے اس تحریر کو چھوا تھا اور تبھی اپنے ہاتھوں پر کچھ صفوف سا محسوس کیا تھا۔ انگلیاں ناک کے قریب لا کر اس نے اس صفوف کو سونگا تھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا، وہ زہر ہی تھا جس سے وہ سارا صفحہ تر کیا گیا تھا۔ تو گرینڈ فادر نے اس کی پرسکون اور پوری اطمینان زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی شاہانہ موت کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ پیٹرسن سوچ کر مسکرایا۔ اگلے ہی پل پیٹرسن نے اس صفحے کو ڈائری سے بڑی احتیاط کے ساتھ الگ کر لیا تھا اور پھر اس کی بہت سی تہ لگا لینے کے بعد اسے چھوٹا سا کرتے ہوئے چند لمحے اپنی آنکھوں کے آگے لا کر دیکھا۔ میں اپنے جسم کے ساتھ کسی اور کو منمانی نہیں کرنے دوں گا اور میں اپنی ڈان کی شان کی بے حرمتی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ بھی یہی چاہتے تھے نا گرینڈ فادر، اور میں بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہوں، پیٹرسن نے خود سے کہا اور پھر اگلے ہی پل زہر آلود صفحے کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ سیلز میں لگے کیمرے کی فوٹیج جس روم میں دیکھی جاتی تھی وہاں اتفاق سے اس وقت مسٹر رافے بھی موجود تھا۔ رافے پیٹرسن کی ان ساری حرکات کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس کی چھٹی حس نے الارم بجایا تو وہ تیزی سے پیٹرسن کے سیل کی طرف بھاگا۔ پیٹرسن نے پہلے خود کو زمین پر چت لٹایا تھا، پھر اپنے بازوں کو اپنے سینے پر باندھا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک 5 سال کا بچہ بنتے محسوس کیا تھا اور اپنے گالوں پر ایما اور ولیم کے بوسے محسوس کیے تھے۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رافے نے بڑی عجلت میں پیٹرسن کا سیل اوپن کروایا تھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیٹرسن بڑے شاہانہ انداز میں موت کو گلے سے لگا چکا تھا۔ رافے اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی ساری جیت ایک ڈان کے اصولوں کے آگے خاک میں مل گئی ہے۔ وارڈ روب میں سے ایک آف وائٹ رنگ کا پینٹ کوٹ نکال کر اس نے اپنے سامنے پھیلایا تھا۔ پھر وائٹ شرٹ اپنے بدن پر چڑھا کر اس نے شرٹ پر گولڈن نفیس ٹائی کی گرہ باندھی۔ شرٹ کے کفوں پر کف لنک لگائے جو کہ بیش قیمت ہیرے سے مزین تھے۔ ٹائی پن خالص سونے کی تھی۔ گردن کے اطراف ٹام فورڈ پرفیوم سپرے کر کے اس نے اپنی ہی گردن پر کسی نازک اندام حسینہ کی طرح ہاتھ پھیرا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا اٹھا، نہ جانے کس بات سے۔ دراز کھول کر اس نے رائل اوک کی قیمتی گھڑی نکال کر پہنی اور سگار کیس نکالا۔ سگار کیس سونے کا تھا جس کے اندر کنگ آف ڈنمارک کے انتہائی مہنگے سگار موجود تھے۔ اس نے برلوٹی کے لائٹر سے سگار سلگایا تھا اور ایک لمبا کش لے کر دھواں آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر چھوڑا تھا اور کچھ یاد کرتے ہوئے مسکرا اٹھا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس دن کا، کتنے سالوں کی منصوبہ بندی تھی جو آج مکمل ہوئی تھی۔ اب وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا۔ جیمز، پیٹرسن کا خاص ملازم جو پیٹرسن کے بعد ساری وفاداریاں جیفرسن کے ساتھ نبھانے کا عہد دے چکا تھا، باہر سے 1-2 بار آواز دے چکا تھا اور جسے جیفرسن نے اپنے مالکانہ حقوق اور اپنے رتبے کی برتری کے غرور میں سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ جیمز اسے تلاش کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ سر، آپ یہاں ہیں؟ جیمز نے غیر ارادی طور پر کہا۔ جیفرسن نے آئینے پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھیں اور جیمز کی طرف دیکھا۔ اس کی نیچے والی پلک نے ذرا سی جنبش کی۔ یہ جنبش سوال تھی کہ سوال کیا ہے، اور پیٹرسن کی نقل کرتا ہوا جیفرسن جیمز کو اس قدر برا لگا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ اس گدھ کا منہ نوچ لے، لیکن ابھی اسے بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ یہ بدل چکے وقت کا تقاضا تھا۔
ہدانی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے پیغام دیا ہے کہ جیفرسن آئے تو اسے کہنا کہ جیمز کے الفاظ اس کے منہ میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جیفرسن نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جیمز کا منہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا تھا۔ ڈان جیفرسن، اس نے ڈان جیفرسن کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ڈان جیفرسن کہو مجھے، سمجھے؟ اوکے ڈان جیفرسن، جیمز نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ ابھی مسکرانا اس کی مجبوری تھی، جیسے کسی وقت میں جیفرسن کی رہی تھی، ورنہ اندر ہی اندر وہ اس کو نیست و نابود کرنے کی ساری منصوبہ بندی کر چکا تھا، لیکن اس سب کے لیے کچھ سال درکار تھے۔ جیمز نفرت سے اسے دیکھتا ہوا منظر سے غائب ہو گیا۔ جیفرسن کے گروپ کا نام J360 تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ ہدانی کے ساتھ شراکت داری پر کام کر رہا تھا۔ اس کا کام دن بدن پھیل رہا تھا۔ ٹیم کے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ہدانی کی آفر اچھی تھی، اس میں اس قدر پیسہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے لوٹاتے بھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ جیفرسن اپنی دنیا کا ڈان بن چکا تھا، لیکن وہ اتنی سادی سی بات نہیں جانتا تھا کہ ڈان نہ تو کسی کا ماتحت ہوتا ہے اور نہ ہی شراکت دار، وہ تو بس ڈان ہوتا ہے، پورے جنگل کا اکیلا شیر۔ جیفرسن ان باتوں میں اناڑی تھا اور اناڑی ہی رہنے والا تھا۔ وہ ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جو گرینڈ فادر نے پیٹرسن کے لیے ڈائری میں نہیں لکھی تھی، بلکہ اس کی فطرت میں منتقل کی تھی، اور جیفرسن کی یہی ناسمجھی اسے بہت جلد لے کر ڈوبنے والی تھی۔ وہ شہر کی سب سے بڑی اور مشہور آرٹ گیلری تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے رفتہ رفتہ لوگوں کے رش سے اس قدر بھرتی جا رہی تھی کہ شہر کی وہ سب سے بڑی آرٹ گیلری بھی چھوٹی پڑنے لگی تھی۔ وہ نمائش ہی اس قدر شاندار تھی کہ جو وہاں موجود تھے وہ باہر نہیں جا رہے تھے، جو باہر تھے وہ اندر آنے کے لیے بے چین تھے۔ صبح کے افتتاح کے بعد نہ جانے کیسے اس نمائش کی خبر شہر کے ان تمام لوگوں تک پہنچ گئی تھی جو آرٹ سے خاص رغبت رکھتے تھے اور جو اب جوک در جوک چلے آ رہے تھے۔ آرٹ گیلری کے ڈائریکٹر نے صحافیوں سے کہا تھا کہ اس کی گیلری میں پچھلے 40 سالوں میں پوری دنیا کا کام نمائش کے لیے لگایا جا چکا ہے۔ وہاں بے شمار نمائشیں ہو چکی ہیں، پر اتنا زبردست کام اور نمائش پر اتنا مثبت رسپانس اس نے آج سے پہلے تک نہیں دیکھا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نمائش کے پہلے ہی روز سارے فن پارے خرید لیے گئے ہوں۔ نمائش کے ان سارے نمونوں پر کام اس قدر باریک بینی اور نفاست سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ہر نیا پیس پہلے سے بڑھ کر تھا۔ ہر دوسرا پیس اپنی کاملیت اور اپنے بنانے والے کے فن کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ تھے تو چونے کے نمونے، لیکن نوادرات سے کم نہیں تھے۔ فن پارے دیکھ دیکھ کر لوگوں کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ لوگ جو نمونے خرید چکے تھے ان سے نمائش ختم ہونے تک صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اصرار کر رہے تھے کہ نمائش ختم ہونے سے پہلے ہی ان کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں دے دی جائیں، لیکن اصولاً ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سفید چونے سے بنے وہ سارے فن پارے اپنے تخلیق کار کے ہنر کا شاہکار تھے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی دوسری سے کم نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اپنے آپ میں کمال تھی۔ ان کی باریکیوں پر اس طرح سے کام کیا گیا تھا کہ لگتا تھا کہ تخلیق کار نے ساری زندگی صرف ایک اسی نمائش پر لگا دی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ سب تخلیق کار کی محض 1 سال کی محنت تھی، اور اسی تخلیق کار کا نام سبین تھا۔ سبین قطب الدین، جو گیلری کے ایک کونے میں کھڑی ہجوم میں گھری لوگوں اور صحافیوں کو ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ زویا اس کے پاس ہی کھڑی تھی اور وہ سبین سے بھی زیادہ خوش تھی۔ اس کی آپی نے بالآخر وہ کر دکھایا تھا جو انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اور جس کا بابا خواب دیکھتے تھے۔ آپ کی پہلی نمائش پر آپ کو اس قدر پذیرائی ملی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری پہلی نمائش نہیں تھی۔ اپنے فن کی پہلی نمائش میں ایک آرٹ کالج کے پرنسپل کے سامنے کر چکی ہوں۔ یقیناً انہیں آپ کا کام بہت پسند آیا ہوگا۔ سبین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ صحافی کے سوال کے ساتھ ہی اسے پرنسپل کا ہتک آمیز رویہ یاد آیا تھا۔ جی بہت، اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ سچ بتانے کے لیے نہیں، صرف سہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی دوسری نمائش کی پذیرائی سے کافی خوش ہوں گی۔ جی بے تحاشا، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ آپ کے استاد کون ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا۔ میرے بابا، میں نے ان سے ہی یہ کام سیکھا ہے۔ آپ کو یہ کام سیکھنے میں کتنی دیر لگی؟ مجھے زندگیاں گزار لینے کے بعد چونے کا کام کرنا آیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب فن پارے لائم سے بنائے گئے ہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے اپنے فن کے اظہار کے لیے لائم کو ہی کیوں منتخب کیا؟ سبین چھت کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بچپن میں سنی ہوئی بابا کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، اور صحافی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اسے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں بلکہ اس کے اندر اس سے بابا بول رہے ہوں۔
पत्थरों में अलमास को कोरा पत्थर कहा जाता है। अलमास की कोई खासियत नहीं होती, ये वैसा ही असर अपना लेता है जैसा हम इससे चाहते हैं। ये बद के पास बद होता है और नेक के पास नेक। ये मनफी पुकार को मनफी जवाब देता है और मस्बत को मस्बत। ये हर एक की उंगली में उसकी जन्म घुट्टी को चख लेता है। ये उस फितरत के मुताबिक चलता है जिसके तहत हम इसे चलाना चाहते हैं। ना ये बागी है और ना सरकश। ये अपने असर पर हर्फ नहीं आने देता। मैंने अपने फ़न के इजहार के लिए चूने को इसलिए मुंतखब किया क्योंकि चूना भी अलमास की ही किस्म है। सालम हालत में ये भी पत्थर होता है। अलमास ज़मीन की आग में जलकर अलमास बनता है। चूना अना में टूटकर चूना बनता है। इसके बुरादे में इज्ज़ है। मशाक हाथ इसे अपनी मर्ज़ी से मोड़कर अलमास से भी ज़्यादा कीमती बना देते हैं। सब बताकर वो भी इख्तियार ही मुस्कुराई थी। बाबा की बातों को उनके लहजे में ही बताना उसे अच्छा लगा था। सोया ने सबीन की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे के दिल का भेद पाकर खिलखिलाकर हंसी थीं। आपका काम इस कदर शानदार है कि लोग आपके इस लाइम को डायमंड डस्ट से तशबीह दे रहे हैं। क्या आप भी ऐसा ही समझती हैं? एक और सवाल पूछा गया था जिस पर वो एकदम से ही दुखी हो गई थी। जी, मेरे बाबा भी चूने को डायमंड डस्ट कहा करते थे। और बताते हुए न जाने क्यों एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर उसके गाल तक फिसलता चला गया था। उसकी दूसरी नुमाइश पहली से भी ज़्यादा कामयाब रही थी और फिर तीसरी ने तो उसे शोहरत की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया था। अब 1 साल पूरा होने के साथ साथ उसकी चौथी नुमाइश के दिन भी करीब आ रहे थे। यह नुमाइश अमेरिका में नहीं हो रही थी और ना ही किसी और यूरोपीय मुल्क में, बल्कि ये नुमाइश पाकिस्तान में हो रही थी और इसका सारा इंतज़ाम डैनी ने संभाला हुआ था। जेफरसन के डॉन बनने से पहले ही डैनी ने ग्रुप छोड़ दिया था और अब वो सबीन के साथ काम कर रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था और पुरसकून भी, और वो इस बात पर सबीन का बहुत शुक्रगुजार था कि अच्छे और बेहतर दिन आने पर सबीन अपने पुराने ताल्लुक़ वालों को नहीं भूली थी। मैं तो चाह रहा था कि तुम्हारी नुमाइश शहर की सबसे बड़ी गैलरी में हो या अलहमरा सेंटर में, लेकिन एक कॉलेज वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैडम सबीन के आर्ट की नुमाइश उनके कॉलेज में हो। डैनी ने उसे फ़ोन पर बताया था और सबीन का माथा ठनका। कौन से कॉलेज वाले? एक आर्ट कॉलेज है गणपत रोड पर तुम्हारे पुराने घर के साथ। सबीन लम्हे भर को खामोश हो गई थी। उसका शक ठीक निकला था। बोलो सबीन, क्या जवाब दूँ मैं उन्हें? वो बहुत पुरजोश हैं तुम्हारी नुमाइश को लेकर और लाखों की ऑफ़र कर रहे हैं। डैनी ने उसे खुश होकर बताया था और सबीन को प्रिंसिपल का वो 100 का नोट याद आ गया था जो देते हुए उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा है, इस मॉडल की हैसियत से भी और तुम्हारी औकात से भी। अब वही प्रिंसिपल उसे लाखों की ऑफ़र कर रहा था, इसलिए कि अब वो पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन थी और उसकी शोहरत यूरोप की हदूद से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। तुम शायद नहीं जानती सबीन कि यहाँ तुम किस कदर मशहूर हो चुकी हो। तुम्हारी नुमाइश से पहले ही यहाँ के अखबारात में तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं, तुम्हारे फ़न पर कालम लिखे जा रहे हैं। लोग तुम्हारी नुमाइश को अपने अपने इदारों में करवाने के लिए मेरे आगे पीछे ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं कोई बादशाह वक्त हूँ। पर ये आर्ट कॉलेज वाले तो सबको पीछे छोड़ गए हैं, बहुत ज़िद कर रहे हैं, बल्कि अगर मैं उसे मिन्नत समाजत कहूँ तो भी गलत ना होगा। तुम सोच कर बताओ कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। अगर दिल मानता है तो बताओ, मैं उन्हें हाँ कह देता हूँ, वरना ऑफ़र्स तो बेतहाशा मौजूद हैं। उन्हें हाँ कह दो डैनी, उसने फैसला कुन कहा था, लेकिन इस शर्त पर कि नुमाइश के आधे नमूने प्रिंसिपल के ऑफिस में रखे जाएंगे। क्या? डैनी सबीन की इस अनोखी शर्त पर हैरान हुआ था। फिर जैसे वो खुद ही समझ गया था कि ये भी सबीन का कोई पुराना कर्ज है जिसे वो चुकाना चाहती है। ठीक है, मैं कह दूंगा, जितना वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्रिंसिपल का ऑफिस क्या? अगर तुम ये शर्त रखो कि नुमाइश प्रिंसिपल के घर में होगी तो वो तुम्हारी ये बात भी मान जाएंगे, डैनी ने हंसते हुए बताया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डैनी। हंसते हंसते डैनी संजीदा हुआ था। दोबारा ये लफ्ज़ कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इस नुमाइश का सारा मुनाफा तुम्हारा होगा डैनी, और अगर आइंदा के बाद तुमने मुझे किसी का पैगाम देते हुए भी मैडम कहा तो फिर मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और इस बात पर दोनों की आंखें खलूस, चाहत और जज्बात की शिद्दत से भर आई थीं। मज़ीद 1 साल बाद आसमान के शिकम में एक बार फिर से शाम उंडेली जाने लगी थी। ये शाम दूसरी शामों से मुख्तलिफ थी। ठंडी और मीठी सी ये शाम जैसे सबीन की ज़िंदगी में मुद्दतों के बाद आई थी। मीरान की कब्र पर गुलाब के सफ़ेद फूल खिल आए थे। ये फूल सबीन ने ही वहाँ लगाए थे। मीरान को गुलाब में ये रंग बहुत पसंद था, इसीलिए सबीन अपने बेडरूम में भी इन्हीं फूलों को लगाया करती थी। उसे इन फूलों से मीरान की कुर्बत की खुशबू आया करती थी। लेकिन अब तो वक्त बदल चुका था। वो किसी और की बीवी थी, किसी और के बच्चे की माँ थी। हसरत से वो उन फूलों की दिलकशी को देखे गई
जो अब उसकी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं भर सकते थे। उनकी खुशबू उसकी ज़िंदगी में कोई भौचाल नहीं ला सकती थी। वो मीरान को बता रही थी कि उसकी चौथी नुमाइश ने भी कितनी कामयाबी समेटी है। उसकी शोहरत बुलंदियों को छूने लगी है। पैसा तो उस पर बारिश की तरह बरस रहा है। आखिर वो चूने से इतना ज़्यादा पैसा कमाने में कामयाब हो ही गई है, इस फ़न को सीख ही गई है। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, लेकिन बस एक बात की खलिश उसके दिल से नहीं जाती थी कि जब उसने चूने से ही कामयाबी हासिल करनी थी तो उसने उसको अपना दुश्मन क्यों समझ लिया, क्यों गलत रास्ता चुन लिया जिसने उसे थका दिया लेकिन फिर चलना भी सिखा दिया। अगर उसकी सारी कामयाबियां चूने से ही लिखी गई थी तो बिला वजह की नफ़रत और बेसब्री पाल कर उसने अपने लिए इतनी मुश्किलात क्यों इकट्ठी कर लीं। शायद इसलिए उसे काने होना कभी आया ही नहीं था, और काने हो जाना भी असल कामयाबी होती है। उसकी सारी बातों के जवाब में मीरान मुस्कुरा रहा था। वो जानती थी क्योंकि उसका मीरान से रिश्ता आलम अरवा से शुरू हो चुका था, इसलिए उसे आलम बरज़ख में मौजूद मीरान से हम कलाम होने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। वो सुबह से यहाँ बैठी अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में मीरान को आगाह कर रही थी। हफ्ते में एक दिन वो मीरान की कब्र पर गुजारती थी और अपने बच्चे मीरान के साथ वहाँ आती थी। नन्हे मीरान को भी जैसे यहाँ आकर सुकून मिलता था। वो ना तो रोता था और ना सबीन को तंग करता था। अब शाम होने आई थी। दिन की तरह मौसम ने भी करवट बदल ली थी। दफतन फिज़ा में एक आवाज़ गूंजी, हाइक के माउथ हार्गन की आवाज़, और यह धुन आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। हाइक कब्रिस्तान की तरफ ही आ रहा था। उसने सबीन को दूर से ही देख लिया था। कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही हाइक ने माउथ हार्गन बजाना बंद कर दिया था, कब्रिस्तान के एहतराम में। पिछले काफ़ी दिनों से उसमें काफ़ी शऊर समा चुका था और ये सब सबीन की बदौलत हुआ था। वह अब बहुत पुरतहम्मुल और बावकार नज़र आने लगा था, या कम से कम ऐसा लगने की कोशिश ज़रूर करता था। वो रोज़ नहाता था, रोज़ कपड़े बदलता था, तरीके से खाना खाने की कोशिश करता था। कम को तो वो पहले ही था, अब तो वो बिल्कुल ही ज़रूरत के वक्त इशारों में बात करता था, और ये बातचीत वो बहुत तमीज़ और अदब से करने की कोशिश किया करता था। थोड़े से इलाज के बाद उसकी रात को सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देने की आदत भी छूट चुकी थी। उसके शब रोज़ में भी उसकी शख्सियत की तरह वाज़ेह तब्दीलियाँ आई थीं। अब वो सारा सारा दिन आवारा गर्दों की तरह शहर की सड़कों को नापता हुआ हर वक्त माउथ हार्गन नहीं बजाया करता था। सुबह के वक्त वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाता था जो गूंगे बहरे अफराद को ख़ास तरीक़ों से तालीम देने में बहुत मशहूर था। उसकी फ़ीस अगरचे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सबीन को अदा करते वक्त खुशी महसूस होती थी। सबीन को उम्मीद थी कि पढ़कर हाइक यकीनन कोई मार का सर करेगा। खुदा ने ऐसे ही तो नहीं उसका जहन इतने अरसे से बंद रखा था। यकीनन उसके जहन ने अभी बहुत बड़े बड़े काम करने थे। सबीन को अपने क्यास पर कामिल यकीन था। हाइक सबीन के पास पहुंचा तो सबीन ने देखा कि उसकी नाक बह रही थी। सबीन ने अपने हैंड बैग से रुमाल निकालकर उसकी नाक साफ़ की थी। वह अगरचे बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सा सीखना बाकी था। उसे नाक के बहने का होश कम ही रहता था, और यह काम हर बार सबीन को ही करना पड़ता था, जिस पर आगे से वो शर्मिंदा सा हो जाता था। और ऐसे वक्त में सबीन का दिल करता था कि वो उसे एक माँ की तरह अपनी बाहों में समेट ले। डायना की मौत के बाद मोहब्बत की तलाश में मारा मारा फिरता वो ज़माने का धुतकारा हुआ इंसान बन चुका था। गूं गां करते हुए हाइक ने सबीन को इशारे में कुछ कहा था। नहीं, मेरा अभी घर जाने को दिल नहीं कर रहा। सबीन ने उसका इशारा समझकर जवाब दिया। अगला इशारा हाइक ने शायद मौसम के ख़राब होने की तरफ किया। ख़राब मौसम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हाइक। तुम क्या जानो मैं कैसे कैसे तूफ़ानों से गुजर कर आ रही हूँ। सबीन ने दिल में सोचा था और फिर नन्हे मीरान को हाइक के हवाले कर दिया। इसे लेकर घर चले जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। सबीन ने बच्चा हाइक को थमाते हुए इशारों में कहा। हाइक ने मज़ीद कोई सवाल जवाब नहीं किया था। खामोशी से नन्हे मीरान को थामा, उसके गाल पर प्यार किया और फिर वहाँ से जाने के लिए चल पड़ा। कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकलकर उसने अपना माउथ हार्गन एक बार फिर से अपने मुंह में रखा था और उसे बजाना शुरू कर दिया था। न जाने कौन सी धुन, जो खुशकुन थी या उदास। महीनों इस धुन को सुनते रहने के बावजूद भी सबीन अभी तक इस बात का फैसला ही नहीं कर सकी थी। मीरान की कब्र के कुतबे से टेक लगाए उसने एक नज़र ख़राब मौसम को देखा था और फिर दूर जाते हुए हाइक को देखने लगी थी। हाइक, सबीन का शोहर, उसके बच्चे का बाप। सबीन बजाते खुद। बचपन में अलमास पुरादे के साथ खेलते हुए मैंने सूरज परस्ती की कहानी सुनी, लेकिन उस कहानी से कुछ सबक ना सीखते हुए मैंने अपनी ज़ात पर ताल की काई की तह जमा ली। फिर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अंदर ताफुन भरता जा रहा है, तो मैंने सालब मिस्री के फूलों को तलाश किया
کہ شاید وہ مجھ میں کچھ خوشبو بھر دیں، لیکن میں نے جس بھی پھول کو سونگھا مجھے سب میں سے کافور ریسی ہی پھوٹتی محسوس ہوئی، جس نے میری آنکھوں کو اس طرح اندھا کر دیا کہ مجھے ہر شام کا رنگ سیاہ لگنے لگا۔ عیسیٰ بابا کہتے ہیں کہ بعض غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے، بعض کوتاہیوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن بعض گناہوں کی نہ تو توبہ ہوتی ہے نہ بخشش، ہاں ان کا کفارہ ضرور ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے گناہ بھی کچھ ایسے ہی تھے، ان کا ازالہ ہی یہ تھا کہ ان کا کفارہ ادا کیا جائے۔ ہائیک سے شادی کر کے میں نے یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری وجہ سے ایک شخص میران کی جان گئی، اب ہائیک کی زندگی کو سمجھ دیتے ہوئے میں اس ذات کا قرض اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہاں میں نے واپس پاکستان جانے کے بارے میں بھی سوچا تھا، وہاں جا کر مجھے چکی سے معافی مانگنی تھی۔ میں یہ عمل چونے کے ساتھ تو کر چکی تھی، لیکن چکی کے ساتھ کرنا ابھی باقی تھا۔ تب عیسیٰ بابا نے کہا کہ چکی کو چلانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اسی چکی کا کتب بن جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چکی سے معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ تم اس چکی کا کتب بن جاؤ، اور میں نے ان کی بات مان لی۔ اپنے بابا کی بہت سی نافرمانیوں کے بعد میں اب ان کی باتیں منو ان ماننے لگی ہوں۔ ربیکہ آنٹی، عیسیٰ بابا، ہائیک، میں ان سب کا کتب بن چکی ہوں۔ میں اس چکی کو روز چلاتی ہوں اور یقین جانیے کہ بالکل نہیں تھکتی۔ مجھے اس چکی کی آواز سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس چکی کی آواز پر میرے اعصاب سکون محسوس کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں جانے لگے ہیں۔ گھو 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 گھو۔ دیکھیے ایک بار پھر سے مجھے نیند آنے لگی ہے، ایک پرسکون نیند، ویسی ہی نیند جو میں برسوں سے چاہتی تھی۔ شب بخیر۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، فائنلی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول بہت اچھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، اور ایک منفرد کہانی تھی، جیسی کہ عمومی طور پر ہوتی ہے ٹیپیکل سی لو سٹوریز، ویسی نہیں تھی، لیکن بہت اچھی کہانی تھی، بہت سبق آموز تھی، اور سب سے بہترین سبق یہ تھا کہ انسان کو اپنے حالات، اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا چاہیے، اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، لیکن کوئی شارٹ کٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شارٹ کٹ استعمال کرنے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ سبین کی زندگی سے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سب میں میران ایسا انسان رہا جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، اس کا سب سے زیادہ خسارہ ہوا، اسے نہ باپ کی محبت مل سکی، نہ اسے ماں کی توجہ اور محبت ملی، اور بیوی کے ساتھ بھی اس نے بہت کم وقت گزارا، اور بہت ہی اندوہناک طریقے سے اس کی موت ہوئی، تو وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اور زویا کی کہانی بھی کچھ خاص نہیں چلی، لیکن اچھی تھی، ایک سپورٹنگ کریکٹر ضرور رہی وہ، اور باقی ساری اوورآل کہانی اچھی تھی، تمام کردار بہت اچھے تھے، سب کا کردار بہت اچھا، الگ اور منفرد سا تھا، چاہے وہ منفی کردار تھے چاہے وہ مثبت کردار تھے۔ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی، اور میں نے اسے بہت انجوائے کیا، اور بہت ساری جگہوں پر مسمرائز بھی ہو گئی تھی کہانی میں۔ اب الفاظ بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ رائٹر نے استعمال کیے، بہت ہی اچھے اچھے پیارے پیارے سے جملے تھے، منظر کشی بہت اچھی تھی، اور بہت ہی خوبصورت سے چونے کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ بہت ہی اچھا ایک رشتہ، ایک تعلق تھا ایک انسان کا اپنے کام کے ساتھ، اس کی لگن، اس کی محبت، اس کا جوش، اس کا جذبہ۔ ایک کام سے منسلک ہوتا ہے انسان، جس سے روزگار بھی حاصل کرتا ہے، تو اس سے یقیناً اٹیچمنٹ بھی بہت ہوتی ہے، تو وہ ایک بہت خوبصورتی سے اس تعلق کو جو ہے وہ واضح کیا گیا تھا۔ تو جناب کہانی کیسی تھی آپ سب بھی بتائیے گا، آپ سب کو کہانی کیسی لگی، کون سی بات پر اعتراض تھا۔ البتہ یہ کہانی پڑھتے ہوئے مجھے بہت ساری جگہوں پر الجھن ہوئی، الجھن مجھے کہانی سے نہیں تھی، الجھن مجھے الفاظ سے تھی، بہت سارے الفاظ جو تھے وہ مجھے پڑھنے ادا کرنے نہیں آئے، اور بہت ساری جگہوں پر املا غلط تھی، یعنی کہ الفاظ غلط لکھے ہوئے تھے، تو وہ پھر کنٹینیو ریڈنگ میں جب بار بار غلط الفاظ آ جائیں تو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ خیر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں رائٹر کا کوئی قصور نہیں ہوتا، PDF اکثر لوگ جو ہے وہ خود نہیں بناتے، دوسروں سے تیار کرواتے ہیں، اور جب اتنا زیادہ لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، جتنی مرضی احتیاط کی جائے۔ خیر آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک بریک لوں گی، پہلے تو 2 سے 3 دن کا بریک لوں گی، اس کے بعد تب تک کوئی ناول بریک صرف چینل سے ہوگا، خود تو میں کام پر لگی رہوں گی، دیکھوں گی کہ آپ سب کی فرمائشیں کون کون سی ہیں، ان میں سے کون سے ناول جو ہے یوٹیوب پر پہلے سے موجود ہیں، اور جو یوٹیوب پر موجود نہیں ہیں اور جن پر رائٹر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہی ناول انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ ناول کیسا ہوگا یہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں ریڈنگ کرتی ہی نہیں ہوں، آپ لوگوں کو سناتی ہوں تبھی ریڈنگ ہوتی ہے۔
تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اچھا ناول منتخب کر سکوں آپ سب کے لیے، تاکہ آپ بھی انجوائے کریں اور میں بھی انجوائے کروں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔